Welcome, my dear brilliant minds. This is Hershey, your science mentor. Today I am taking up chapter number 17, which is stars and the solar system. So, warm up exercise before starting the chapter. You wake up, stretch and yawn, and then glance out of your window to see the first ray of dawn. By the lunchtime, the sunlight in the sky as about to sit down to the dinner, it is evening. तो जब हम सुबह उठते हैं, so which is known as dawn time, जब सन नहीं दिखता है पर थोड़ी थोड़ी लाइट आपको दिखती है, सो दिस इज डॉन टाइम. उसके बाद दोपहर होते होते लंच टाइम तक सन की पोजीशन भी चेंज हो जाती है और बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, बहुत ज़्यादा सनलाइट होती है. इवनिंग आते आते नाइट हो जाती है. सो व्हाट डू यू थिंक कि आज सन मूव करता है? नो चिल्ड्रन, सन इज फिक्स्ड. प्लैनेट्स आर मूविंग or revolving around the sun, right? So earth that is moving. Have you read the news report on solar eclipse? इसके बारे में आपको पता होगा. ग्रहण जो लगते हैं, सोलर इक्लिप्स, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण. सो सोलर इक्लिप्स, व्हाई आर सम पीपल स्कैर्ड ऑफ इक्लिप्स? लोग क्यों डरते हैं? लोग ये सोचते हैं कि कुछ गलत होने वाला है. गॉड इज नॉट हैप्पी विद अस, और हमें क्या होता है, कुछ ना कुछ पनिशमेंट मिल रहा होता है, लोग ये सोचते हैं. लेकिन अब एक्लिप्सिस का फिनोमेना क्लियर हो गया है कि एक्लिप्स क्यों होते हैं. सो नाउ लुक एट द स्काई ड्यूरिंग द डे. यू कैन सी द ब्राइटली शाइनिंग सन इन द स्काई. एट नाइट यू कैन सी द मून एंड काउंटलेस स्टार्स including planet and other objects. The objects are collectively called celestial bodies. तो दिन में आपको क्या दिखता है? सन दिखता है. और नाइट में आपको बहुत सारे स्टार्स दिखते हैं. इसके अलावा मून दिखता है. तो ये सब क्या हैं? celestial body हैं. So stars have their own light, but other heavenly bodies do not have their own light. और बाकी हेवनली बॉडीज़ की यानी सेलेस्टियल बॉडीज़ की अपनी खुद की लाइट नहीं होती है. अपनी खुद की लाइट सिर्फ किसकी होती है? स्टार्स की. सन इज ऑल्सो अ स्टार. अर्थ इज प्लैनेट. अर्थ के अलावा 8 इंक्लूडिंग अर्थ 8 प्लैनेट्स हैं और सन स्टार्स है और बाकी भी स्टार्स है. तो स्टार्स की खुद की लाइट होती है बट प्लैनेट्स की खुद की लाइट नहीं होती है. दे शाइन बिकॉज दे रिफ्लेक्ट द सनलाइट फॉलिंग ऑन देम. तो वो सनलाइट जो उनके ऊपर गिरती है, सनलाइट की वजह से वो शाइन करते हैं. नाउ द मून एंड इट्स फेजेस. तो बहुत बार ऐसा होता है कि हमें मून जब हम देखते हैं नाइट स्काई में तो हमें डिफरेंट शेप का मून दिखता है. कभी हाफ मून होता है, कभी फुल मून होता है, कभी क्रिसेंट होता है, कभी गिब्स होता है. तो ये फेजेस ऑफ मून होते हैं. एक्चुअली मून का साइज इंक्रीज और डिक्रीज नहीं होता क्योंकि मून एक सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ. और दो तरीके की सैटेलाइट्स होती है चिल्ड्रन, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल. सो नेचुरल सैटेलाइट इज जो मून है, अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट मून है. और इसके अलावा जो बाकी प्लैनेट्स हैं उनकी भी अपनी खुद की सैटेलाइट्स हैं, यानी कि अपने खुद के मून्स हैं, राइट. और हमारा एक ही नेचुरल सैटेलाइट है. इसके अलावा मैनमेड सैटेलाइट्स हैं जो हमने बनाए हैं और स्पेस में भेजे हैं, राइट. सो यू हैव ऑलरेडी लर्न्ड इन योर अर्लियर क्लासेस दैट मून इज द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑन द अर्थ of the earth. So satellites are heavenly bodies that revolve around the planets. तो क्या होता है कि planets are revolving around the sun and satellite is revolving around the planet. सो यानी कि मून जो अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट है वो अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करेगी. सो यू कैन सी द मून शाइनिंग इन द नाइट स्काई. द मून डज नॉट प्रोड्यूस इट्स ओन लाइट क्योंकि ये सैटेलाइट है, ये एक सेलेस्टियल बॉडी है बट इसकी खुद की लाइट नहीं होती है क्योंकि लाइट तो सिर्फ स्टार्स में होती है. सो द लाइट्स दैट कम टू अर्थ फ्रॉम द मून हैज रिफ्लेक्टेड सनलाइट. सो जो सन की लाइट मून पर आती है फिर वो रिफ्लेक्ट होती है कहाँ? अर्थ पर. एंड देन moon is visible to us. So just a half of the earth experiences day when the other half experiences night. One half of the moon is lit by the sun while the other half is dark. तो अब क्या होता है? सन अपनी पोजीशन पर फिक्स्ड है, अर्थ मूव कर रही है यानी रिवॉल्व कर रही है सन के अराउंड, राइट. और रेवोल्यूशन जो होता है वो 1 ईयर में एक रेवोल्यूशन कंप्लीट होता है और एक
और मूवमेंट होता है विच इज रोटेशन। रोटेशन यानी अर्थ अपनी एक्सेस पर मूव कर रही है, जिसकी वजह से डे एंड नाइट होते हैं। तो सन फिक्स्ड है लेकिन अर्थ मूव कर रही है। अब क्या हो रहा है कि जो सनलाइट जितने एरिया पर रिफ्लेक्ट करेगी मून के एरिया पर सनलाइट फॉल करेगी और उतनी ही हमें दिखेगी। इस वजह से हमें लगता है कि मून में डिफरेंट फेजेस हैं, राइट। मून की शेप चेंज हो रही है, बट एक्चुअली भी मून की शेप वही फिक्स्ड है। अर्थ रोटेट कर रही है, सन भी अपनी फिक्स प्लेस पर है, जो अर्थ के रिवोल्यूशन एंड रोटेशन की वजह से फेजेस हमें दिखते हैं मून में। सो ऑब्जर्व द मून कंटिन्यूसली फॉर सेवरल नाइट्स, प्रेफरेबली फ्रॉम फुल मून टू द नेक्स्ट मून। आप रोज रात को देखो एंड यू कैन ड्रॉ इन योर नोटबुक्स सो दैट यू विल कम टू नो कि इसके डिफरेंट फेजेस कौन से हैं। सो ये फेजेस ऑफ मून है। सो फर्स्ट पहला है वैक्सिंग क्रिसेंट, ये हाफ से थोड़ा ज़्यादा है, इस शेप का है। इसके अलावा ये आप देखो फर्स्ट क्वार्टर विच विल सी द हाफ मून एंड देन वैक्सिंग गिबस। अब ये ज़्यादा बड़ा हो गया लेकिन फुल नहीं है। नाउ दिस इज फुल मून। अब क्या होगा, अब घटना शुरू होगा। फुल मून से फिर गिबस में आ जाएगा, यहाँ पे कम हो गया एंड देन थर्ड क्वार्टर में हाफ मून हो जाएगा, देन फिर वैक्सिंग क्रिसेंट रह जाएगा एंड फाइनली न्यू मून में मतलब जब हम कोई मून नहीं देखेंगे। सो दिस इज कॉल्ड new moon day. So how many different moon shapes have you seen? Have you seen the moon look around or maybe like a half circle? Although the moon looks different at different times of the month, so it does not change. What does it change? Is the way the moon appears from earth. मून की वही शेप है, बस क्या चेंज हो रहा है कि हमें अर्थ से कैसा दिखता है। और वो दिखेगा कब, जब सनलाइट जितने मून के सरफेस एरिया को यानी जितने पार्ट पर मून की जो सनलाइट है वो आएगी और फिर वही हमें रिफ्लेक्ट होगी। सो ये सिर्फ विजिबिलिटी है कि कितनी लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है। सो दीज चेंजेस आर कॉल्ड फेजेस ऑफ मून। सो दीज फिगर शोज ये डिफरेंट मून के फेजेस हैं। नाउ कमिंग टूवर्ड्स एन एक्टिविटी, इसमें दो बच्चे, कोई भी गर्ल एंड बॉय हो सकता है, आप किसी जगह पर एक सर्कल बनाओ। सर्कल में सेंटर पोजीशन पे एक बच्चे को आप खड़ा कर सकते हो और दूसरा बच्चा एक इस तरीके से कार्डबोर्ड पर एक वो बनाए मून, एक तरफ वाइट कलर करे और अनदर हाफ में वो ब्लैक कलर करे और इसको 7 पार्ट्स में डिवाइड करें। इस सर्कल को 7 पार्ट्स में आपको डिवाइड करना है और हर पार्ट पर, लेकिन ये जो मून की शेप है वो इस तरीके से वर्टिकल शेप होनी चाहिए, राइट, इस तरीके से दिखना चाहिए वर्टिकल शेप में। तो अब वाइट साइड जो होगा वो इस बच्ची के तरफ होगा, फेस होगा। अब ये बच्ची जो है ये अपनी पोजीशन चेंज करेगी बार बार, जो हमने 7 पोजीशन में इसको डिवाइड किया था, ये बच्चा जो होगा वो इस मून को हाथ में लेकर अपनी पोजीशन चेंज करेगा। तो अब ये जो गर्ल है ये उसको देखेगी और कितना पार्ट विजिबल होता है। तो इससे हमें पता चलता है कि जितनी लाइट रिफ्लेक्ट होकर अर्थ तक आ रही है उतना ही पोर्शन हमें दिखता है। तो ये फेजेस ऑफ मून के लिए एक एक्टिविटी थी। नाउ वी डिस्कस द मून सरफेस। मून जो कि बहुत एक फैसिनेटिंग चीज़ है पोएट्स के लिए, पोएट्स और स्टोरी टेलर्स के लिए। बहुत सारी स्टोरीज मून को ध्यान में रखकर बनाई गई हैं, बहुत सारी पोएम लिखी हुई हैं, चंदा मामा पोएम, यानी बहुत सारे सॉन्ग्स भी लिखे गए हैं इनफैक्ट। तो मून की सरफेस कैसी होती है? सो मून की सरफेस बहुत ज़्यादा ये डस्टी है, डस्ट बहुत ज़्यादा है और बैरन लैंड है, राइट, यहाँ पर कुछ ग्रो नहीं हो सकता। तो ये सरफेस जो है वो बहुत डस्टी और बैरन है। इसके अलावा क्रेटर्स यानी बहुत सारे गड्ढे हैं, डिफरेंट साइजेस के बहुत सारे गड्ढे हैं यहाँ पर, क्रेटर्स हैं। एंड इट ऑल्सो हैज़ लार्ज नंबर ऑफ स्टीप्स एंड हाई माउंटेन्स, और कुछ माउंटेन्स तो इतने ऊंचे हैं जितना हमारी अर्थ का हाईएस्ट माउंटेन विच इज़ माउंट एवरेस्ट, उससे भी बड़े बड़े माउंटेन्स हैं मून की सरफेस पर। तो इट इज़ फुल विद क्रेटर्स, माउंटेन्स, और जो इसकी जो सरफेस है वो बहुत डस्टी है और बहुत ही मतलब बैरन लैंड है।
नाउ एक्सपीडिशन टू मून, मून पर कौन कौन से एक्सपीडिशंस किए जा चुके हैं. सो इन द सोवियत यूनियन दैट बिगिन द फर्स्ट एक्सपीडिशन ऑन मून 50 years ago. 50 साल पहले मून पर एक्सपीडिशन सबसे पहले किया था सोवियत यूनियन ने. इट बिगिन विद द लॉन्चिंग ऑफ स्पुतनिक इन अक्टूबर 1957. सो अक्टूबर 1957 में एक स्पेस क्राफ्ट, एक सैटेलाइट थी, वो भेजी गई थी, उसका नाम था स्पुतनिक. सो अमेरिका, जापान और यूरोपियन स्पेस एजेंसी के बाद अमेरिका सबसे पहली ऐसी कंट्री है जिसने मून पर सबसे पहले किसी ह्यूमन को भेजा था, किसी मैन को भेजा था. सो इन 2008 इंडिया ने भी मून पर एक्सपीडिशन किया और उसका नाम रखा था चंद्रयान प्रोजेक्ट, राइट. सो चंद्रयान प्रोजेक्ट इंडिया का खुद का एक्सपीडिशन है मून पर. So now come to the Chandrayaan project. Chandrayaan 1 or first is India's first ever mission to explore the moon. It was launched from Satish Dhawan Space Center in श्रीहरिकोटा. श्रीहरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर है, वहाँ से स्टार्ट किया गया था और इस प्रोजेक्ट का नाम था चंद्रयान प्रोजेक्ट. और हम बात कर रहे हैं चंद्रयान फर्स्ट की, क्योंकि उसके बाद और भी 2 एक्सपीडिशन हो चुके हैं, चंद्रयान 2 एंड चंद्रयान 3 और सेकेंड और थर्ड. और ये कब किया गया था? फर्स्ट चंद्रयान फर्स्ट कब लॉन्च हुआ था? 22 अक्टूबर 2008. और व्हीकल था, जो स्पेस व्हीकल था, PSLV C11 स्पेस व्हीकल एंड रीच द ऑर्बिट ऑफ द मून ऑन 8 नवंबर 2008. तो ये लॉन्च हुआ था अक्टूबर में, 22 अक्टूबर को. और उसके बाद ये जो सैटेलाइट है ये पहुंच गया था ऑर्बिट में मून के कब? नवंबर 2008 में. और 11 नवंबर को इसने मून के चारों तरफ रिवॉल्व करना स्टार्ट कर दिया था. सो ऑन 14 नवंबर इट इज क्रिएटेड हिस्ट्री बाय सेपरेटिंग द मून इम्पैक्ट प्रोब विच इज MIP from the mother vehicle and landing it near the south pole on the surface of the moon. So जब जो स्पेस क्राफ्ट होता है जो उसको लेकर जाता है सैटेलाइट को, वो PSLV था, 11 था. और 11 नवंबर को इसने मून के चारों तरफ रोटेट करना स्टार्ट कर दिया था. इसके बाद 14 नवंबर को क्या हुआ था? जो MIP था, MIP अलग हो गया था किससे? और अलग हो गया था, रोवर्स और लैंडर्स होते हैं वो सेपरेट हुए थे. और ये कहाँ लैंड हुआ था? ये हुआ था साउथ पोल पर, मून के साउथ पोल पर लैंड हुआ था. सो चंद्रयान 1 एम्स टू स्टडी दिस नेबर ऑफ आवर्स फॉर द नेक्स्ट 2 years by remote sensing with the help of 10 pieces of scientific equipment. The basic aim of this project is to enhance our knowledge about that only natural satellite of Earth and that is moon. तो एम क्या है? मून के बारे में स्टडी करना. So Chandrayaan 2 is the second lunar exploration mission developed by ISRO. After Chandrayaan 1, it consists of a lunar orbiter and also included the Vikram lander and Pragyan lunar ओवर. तो लैंडर एंड रोवर होते हैं जो सेपरेट हो जाते हैं और फिर वो ऑर्बिट में मूव करते हैं और पिक्चर्स सेंड करते हैं नीचे. नाउ चंद्रयान 3 प्लांटेड थर्ड लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन बाय इसरो और ये जुलाई 2023 में लॉन्च हो चुका है, राइट. सो 3 एक्सपीडिशन थे और मेन नेम था चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 एंड चंद्रयान 3. So let's discuss about the stars. Haven't you seen a lot of twinkling stars in a clear night sky? बहुत सारे स्टार्स आपको रात को नाइट स्काई में ट्विंकल करते हुए दिख जाएंगे. इट इज़ रियली अमेजिंग टू सी द स्टार्स ऑफ डिफरेंट साइजेस, कलर्स and varying brightness fill the sky. Don't you feel like the stars are pasted on the inner surface of blue hemisphere? So hemisphere क्या होता है children? अर्थ को अगर हम डिवाइड करेंगे, एक इमेजिनरी लाइन है जिसको हम इक्वेटर कहते हैं. इक्वेटर अर्थ को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करती है. यहाँ नॉर्थ पोल है, यहाँ साउथ पोल है. सो सिमिलरली जो ये हाफ है ये हो गया नदर्न हेमिस्फेयर और ये हाफ हो गया सदर्न हेमिस्फेयर, राइट. तो ये 2 हेमिस्फेयर्स हैं. ऑल द स्टार सीन इन द सेलेस्टियल शेप आर डिफरेंट डिस्टेंसेस. The sun, which is nearest star to the earth, is 15 core kilometer
15 करोड़ किलोमीटर अवे। अब हमारे से सन कितना दूर है? 15 करोड़ किलोमीटर हमारे से सन दूर है, और सन क्या है? एक स्टार है। द डिस्टेंस इज नोन एज द एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। द यूनिट इज यूज्ड टू मेजर द डिस्टेंसेस फ्रॉम सन टू डिफरेंट प्लैनेट। तो ये यूनिट क्या है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में है जो ये डिस्टेंस है, और इससे हम सन का जो डिस्टेंस है वो कैलकुलेट करते हैं अर्थ से। नाउ अनदर यूनिट यूज टू मेजर डिस्टेंस, इट इज़ कॉल्ड लाइट ईयर। एक और तरीके से हम डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं जिसको हम लाइट ईयर बोलते हैं। सो इट इज़ द डिस्टेंस दैट लाइट कैन ट्रैवल इन अ ईयर। एक साल में लाइट जो ट्रैवल करती है, जो ये इसका आंसर है। सो एल्फा सेंचुरी विच इज द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ आफ्टर द सन इज 4.3 लाइट ईयर्स अवे। अर्थ के बाद, सन के बाद एल्फा सेंचुरी एक और स्टार है जो कि अर्थ के पास है। नाउ प्रॉक्सिमा सेंचुरी इज नियरर बट कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आईज एज इट इज़ वेरी फेंट। बहुत हल्का दिखता है तो इसलिए देख पाना इसको बहुत कम पॉसिबल होता है विद द नेकेड आईज। यस, टेलीस्कोप से हम देख सकते हैं। अ ह्यूज नंबर ऑफ स्टार्स मेकअप आवर गैलेक्सी, और हमारी गैलेक्सी जिसमें हम रहते हैं वो है मिल्की वे गैलेक्सी। नाउ कॉन्स्टलेशंस। सो कॉन्स्टलेशन आर द अरेंजमेंट ऑफ स्टार्स। अरेंजमेंट ऑफ स्टार्स है, एक शेप बना दी जाती है, उन शेप को नाम दिए गए हैं, दिस इज कॉल्ड कॉन्स्टलेशन। द स्टार फॉर्मिंग ग्रुप दैट हैज रिकॉग्नाइजेबल शेप, इट इज कॉल्ड कॉन्स्टलेशन। Constellation were devised by the ancient people to be able to recognize stars in the sky. ये किसने? पुराने लोगों ने, एंशियंट पीपल ने इसको एक अपने लिए बनाया था ताकि वो क्या स्टार्स में, मतलब स्काई में स्टार्स की पोजीशन को देख पाएं या उससे अपना रास्ता भी देख पाएं। द शेप्स ऑफ कॉन्स्टलेशन रिजेंबल ऑब्जेक्ट्स फेमिलियर टू दोज पीपल। You can easily identify some constellation in the night sky. For this, you should know a particular constellation look like and where to look for it in the night sky. तो हम भी देख सकते हैं constellation means arrangement of stars in the night sky, बट हमें पता होना चाहिए कि ये कौन से सीजन में हमें दिख पाएगा और कौन सी डायरेक्शन में हमें दिख पाएगा, तो उससे हम देख पाएंगे। नाउ सबसे पहला अरेंजमेंट हम बात करेंगे उर्सा मेजर, और इसको ग्रेट बेयर भी बोलते हैं। ये 7 स्टार्स से मिलकर बनता है, राइट। सो 1 2 3 4 5 6 7, हिंदी में इसको सप्तऋषि बोलते हैं बिकॉज इट इज मेड अप विद दी 7 स्टार्स। सो दीज 7 स्टार्स सो अरेंज दैट दे फॉर्म अ पैटर्न दैट रिजेंबल्स अ बेयर, राइट। बेयर की तरह ये लगता है। द 3 स्टार्स इन द रो रिप्रेजेंट द टेल ऑफ द बेयर, तो वो बेयर की टेल लगती है। जो 3 स्टार्स हैं वो टेल लगती है, एंड द क्वाड्रेंगल ऑफ 4 स्टार्स रिप्रेजेंट द बॉडी ऑफ अ बेयर। तो ये 4 स्टार्स जो है, क्वाड्रेंगल मतलब या तो रेक्टेंगल हो या फिर स्क्वायर हो। 4 लाइन्स जब मिलती हैं जो क्वाड्रेंगल उसको बोलते हैं, इट्स अ 2D शेप। सो क्वाड्रेंगल ऑफ 4 स्टार्स रिप्रेजेंट द बॉडी ऑफ द बेयर। द कॉन्स्टलेशन इज इजीली विजिबल in the northern sky in the month of July and August। तो ये नदर्न हेमिस्फेयर में दिखेगा, नदर्न स्काई में दिखेगा, कौन से मंथ में? जुलाई एंड अगस्त में। नेक्स्ट इज उर्सा माइनर। उर्सा माइनर या लिटिल बेयर, इट इज अगेन मेड अप विथ 7 स्टार्स। इसको हिंदी में लघु सप्तऋषि बोलते हैं क्योंकि ये भी सेम अरेंजमेंट होता है बट ये छोटा होता है कंपैरेटिवली उर्सा मेजर के, राइट। तो इसको बोलते हैं लिटिल बेयर। तो ये भी 7 स्टार्स से मिलकर बनता है। तो it is smaller in size. So this constellation is important because of the pole star. Pole star इसका पार्ट है किसका? उर्सा माइनर का, which is one of its members. So in Hindu mythology it is also called ध्रुवा मत्स्य। ध्रुवा, ध्रुव तारा बोलते हैं पोल स्टार को, so इसको हिंदी में बोला जाता है ध्रुवा मत्स्य। The pole star in Ursa Minor can easily be identified either by identifying the Ursa Minor itself or with the help to 2 pointer stars of Ursa Minor that always points toward the pole stars.
तो क्या होता है, या तो आप पोल स्टार को आइडेंटिफाई कर लो, सॉरी उर्सा माइनर को आइडेंटिफाई कर लो, या फिर आप पोल स्टार आइडेंटिफाई कर लो तो आप उर्सा माइनर को भी, इस कॉन्स्टलेशन को भी आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। नाउ ओरियन विच इज हंटर भी बोलते हैं इसको, मृगा भी बोलते हैं और व्याधा भी बोलते हैं। सो इट रिजेंबल्स द शेप ऑफ अ हंटर, इट इज इजीली विजिबल ड्यूरिंग विंटर सीजन और इट कंसिस्ट ऑफ 7 ब्राइट स्टार्स। सो उर्सा मेजर, उर्सा माइनर और ओरियन तीनों में 7 स्टार्स हैं। सो आउट ऑफ द 7 स्टार्स 4 आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेंगल, 7 में से 4 क्वाड्रेंगल में शेप्ड होते हैं एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टार इज Betelgeuse and situated in one corner while on the opposite corner it is called Rigel. So 2 स्टार्स हैं, एक का मतलब वैसे तो 7 स्टार्स से मिलकर बना है, बट एक कॉर्नर पे जैसे लाइक दिस वन इज द Betelgeuse and this one is the Rigel star. So the other 3 appears to be in the straight line in the middle of it. ये 3 स्टार्स लाइन में है, एक स्ट्रेट लाइन में। Now another arrangement is Taurus, इसको हिंदी में बुल और वृष भी बोलते हैं। इट रिजेंबल्स द शेप ऑफ अ बुल, इट इज इजीली विजिबल इन द विंटर सीजन, द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट लुक्स लाइक द फ्रंट हाफ पार्ट ऑफ अ बुल हैविंग हॉर्न। तो अभी तक हमने जो देखे थे उर्सा माइनर, उर्सा मेजर और ओरियन, ये 7 स्टार से मिलकर बनते थे। सो चिल्ड्रन, नेक्स्ट कॉन्स्टलेशन इज टॉरस और इन हिंदी वी कॉल इट बुल और वृष। It resembles the shape of a bull, bull की तरह इसकी shape है and it is easily visible when in winter season. The pattern of arrangement looks like the front half part of a bull having horns. तो ये क्या है, विंटर सीजन में विजिबल होगा और इसका अरेंजमेंट ऐसा है जैसे बुल हो, बुल का आगे का पोर्शन हॉर्न्स वाला। नेक्स्ट इज लिब्रा, जिसको हिंदी में तुला और तराजू भी बोलते हैं, जो जिससे हम वेट करते हैं, बैलेंस चेक करते हैं। सो इट रिजेंबल्स द शेप ऑफ अ सिंपल फिजिकल बैलेंस, इट इज इजीली विजिबल इन विंटर सीजन, इट कंप्राइजेस ऑफ 4 ब्राइट स्टार्स अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ quadrangle. The upper 2 stars represent the arm of the balance while the lower 2 represent the pane of the balance, right? तो ये 4 स्टार से मिलकर बनता है, इसलिए इसको लिब्रा या तुला भी बोलते हैं। ऊपर की जो 2 स्टार्स हैं वो ऐसा लगेगा उसका अपर पार्ट है, और जो नीचे के जो 2 स्टार्स हैं वो ऐसा लगता है पेन ऑफ बैलेंस, जिसमें हम सामान रखते हैं और उनका वेट चेक करते हैं, राइट। नेक्स्ट इज, और ये भी विंटर सीजन में दिखता है। नाउ स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो इज वृश्चिक, हिंदी में वृश्चिक। It resembles the shape of scorpion. It is easily visible in summer season. अभी तक हमने जितने अरेंजमेंट्स देखे वो विंटर सीजन में विजिबल है, बट स्कॉर्पियन समर सीजन में विजिबल है। द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट कंसिस्ट ऑफ 7 ब्राइट स्टार्स दैट रिप्रेजेंट द स्कॉर्पियन विथ टेल एंड पिंसर्स, राइट, जो आगे के पिंसर्स हैं और टेल भी है। नाउ दिस टेबल ऑफ कॉन्स्टलेशन, जिसमें नाम दिए गए हैं, दिस साइंटिफिक नेम एज वेल एज हिंदी नेम। सो उर्सा मेजर सप्तऋषि, उर्सा माइनर लघु सप्तऋषि, ओरियन जिसको मृगा बोलते हैं, एरीज मेष, जेमिनाई मिथुन, कैंसर कर्क, वर्गो कन्या, लिब्रा तुला, स्कॉर्पियो वृश्चिक, कैप्रिकॉन मकर, एक्वेरियस कुंभ एंड पाइसेस मीन। तो ये कॉन्स्टलेशन अरेंजमेंट है। Now come to the solar system. Imagine that you are an astronaut living in the future doing research on a space station in orbit around the earth. So you have been working hard for a long time. बहुत लंबा हमने काम कर लिया, जो I need a vacation, जब बहुत सारा काम कर लेते हैं तो वेकेशन चाहिए होता है। So where will you go? And how about a tour of the solar system? So कहाँ जाओगे? अगर आपको मौका मिले सोलर सिस्टम में जाने का तो कैसा रहेगा? So the solar system shown in the figure is made up of the 8 planets and numerous other objects, the orbit of the sun, all held in place by the sun's immense gravity. तो सन जो है वो स्टार है, वो अपनी फिक्स पोजीशन पे है, बाकी सारे प्लैनेट अपनी ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं सन के चारों तरफ,
और इसके अलावा भी बहुत सारी और चीज़ें होती हैं, इन सब चीज़ों को हम सेलेस्टियल बॉडी बोलते हैं, राइट। और ये ऑर्बिट, जो ऑर्बिट है बेसिकली पाथ जिस पर एक प्लैनेट मूव करता है, राइट। और ये इमेजिनरी लाइंस है, ये कोई ऐसा नहीं है कि सोलर सिस्टम में आपको विजिबल होंगी, ये इमेजिनरी लाइंस है जो साइंटिस्ट ने इमेजिन करके इसको ऑर्बिट बनाया है या इसको नाम दिया है ऑर्बिट। बेसिकली जो प्लैनेट्स हैं ये सन की ग्रेविटी की वजह से एक ही पाथ पर रिवॉल्व करते रहते हैं, ये इधर उधर नहीं जाते, राइट। सो दिस इज कॉल्ड orbit. The planets in the solar system revolve around the sun in elliptical orbit. Elliptical का मतलब एकदम सर्कल नहीं है, एकदम स्फेयर नहीं है, थोड़ा सा शेप चेंज है, थोड़ा सा हल्का सा बेंट है, मतलब थोड़ा सा रिलेटेड विद ओवल शेप, right? So orbit is most of the planets are only slightly elliptical, they are almost circular. Pluto and Mercury have orbits that are elliptical. So Pluto की और Mercury की, although Pluto एक planet की कैटेगरी में अभी कंसीडर नहीं किया जा रहा है, अभी तक सिर्फ 8 planets known है, और Pluto और Mercury की जो orbit है वो पूरी वो कैसी है, वो elliptical है. So their orbits have similar to a slightly flattened circle. So circle से थोड़ा सा ओवल शेप की तरफ अगर हम जाते हैं, लेट्स से ये सर्कल है और इलेप्टिकल आप इस तरीके से थोड़ा सा कंसीडर कर सकते हो, right? So similar to the slightly flattened circle. So the sun is the center of the solar system, which is made up of the 8 planets and other objects and that orbit the sun. So you can say जो sun है वो head of the family है और बाकी सब family members हैं, बाकी planets फैमिली मेंबर्स हैं जो अपने सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते रहते हैं. नाउ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, नेचुरल सैटेलाइट अर्थ की हमने पढ़ी विच इज मून. अब हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के लिए पढ़ेंगे द हेवनली बॉडी दैट रिवॉल्व्स अराउंड द प्लैनेट. जैसे मून जो नेचुरल सैटेलाइट है वो भी अर्थ के चारों तरफ यानी प्लैनेट के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है. सिमिलरली जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं दे आर ऑल्सो रिवॉल्विंग अराउंड द planets, right? So moon is a natural satellite of the earth. The other planets in the solar system also have their own satellites. हर planet की, ज़्यादातर planets की अपनी खुद की satellites हैं. So Saturn has the maximum number of satellites or moons. सबसे ज़्यादा moons किसके पास हैं? Saturn के पास. The satellites may be natural or artificial. The artificial satellites are man-made satellites that are launched into space by rockets to carry out the desired functions for the mankind. तो इन satellites को launch कौन करता है? Rocket launch करते हैं, right? और इससे हम क्या करते हैं, बहुत सारी सैटेलाइट्स जो लॉन्च की जाती हैं उसका कोई ना कोई मोटिव होता है. जैसे कि अभी जो चंद्रयान था वो चंद्रमा की यानी मून को स्टडी करने के लिए किया गया था. अब सैटेलाइट्स का क्या फ़ायदा है, सैटेलाइट से हम जीपीएस यानी लोकेशन जो सर्च करते हैं आजकल अपने मोबाइल में, दिस इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ दी सैटेलाइट. और सैटेलाइट की वजह से ही कॉलिंग और डेटा भी पॉसिबल है, right? So mankind at present only 6 countries in the world have technology for developing the artificial satellite and you should proud on our country. India is part of it. ये 6 countries का part है. India has launched many satellites into the space like INSAT, IRS, Rohini, etc. सबसे पहली सैटेलाइट जो इंडिया ने लॉन्च की थी, अपनी बनाई थी, दैट वाज आर्यभट्टा. दैट वाज फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च्ड बाय इंडिया इन विच ईयर? इन 1975. नाउ the planets look like stars but they do not have light their own because they are not stars. वो planet हैं और light किसकी है? Stars की है. So they merely reflect the sunlight and that falls on them. तो उनके ऊपर सनलाइट गिरती है और वो रिफ्लेक्ट होती है. So can you distinguish between planets and stars? Yes, we can. The simplest method of identifying planets from stars is that stars twinkling whereas planets do not. क्योंकि stars में खुद की लाइट होती है, planets में लाइट नहीं होती है. Also the planets keep changing their position with respect to the
स्टार्स और अपनी जगह फिक्स्ड होते हैं और प्लैनेट्स मूव करते हैं। अ प्लैनेट हैज़ अ डेफिनेट पाथ इन विच इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन, और इसको हम ऑर्बिट कहते हैं, ये भी हमें मालूम है। द टाइम टेकन बाय प्लैनेट टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन, तो उसको रेवोल्यूशन टाइम बोला जाता है या फिर पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन बोला जाता है। Beside revolving around the sun, a planet also rotate on its axis, और इसको हम बोलते हैं period of rotation, like a top। जैसे टॉप है ये अपनी एक्सेस पर, ये एक्सिस पर रोटेट करता रहता है। सिमिलरली प्लैनेट भी अपनी एक्सेस पर रोटेट करते रहते हैं और इसको बोला जाता है रोटेशन। एंड माय डियर चिल्ड्रन, रोटेशन की वजह से डे एंड नाइट होता है और रिवोल्यूशन की वजह से सीजन्स होते हैं। नाउ कम टू दी प्लैनेट। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे मरकरी से। मरकरी जो कि बुध है, हिंदी में उसको बुध बोलते हैं। सो मरकरी इज द सेकेंड स्मॉलेस्ट प्लैनेट। इट सफर्स हैज मैनी क्रेटर्स। इसकी सरफेस में भी बहुत सारे क्रेटर्स हैं, जैसे मून के सरफेस पर क्रेटर्स हैं। सो क्रेटर्स फ्रॉम व्हेन मीटेरॉइड्स विच आर चंक्स ऑफ रॉक्स और मेटल्स। और ये क्रेटर्स बने कैसे? ये क्रेटर्स बने जबकि रॉक्स जो हैं वो रॉक्स जब ब्रेक हुई, अब स्पेस में क्या है, एटमॉस्फेयर तो है नहीं है, और ये क्या करते हैं, टकराते हैं। जब गिरते हैं तो सरफेस से टकराते हैं, टकराने के बाद वहाँ पर गड्ढे हो जाते हैं, राइट। सो इसी को क्रेटर्स कहते हैं। सो दे फॉल फ्रॉम द स्काई, स्ट्राइक द प्लैनेट सरफेस बिकॉज ऑफ द मर्करी स्मॉल साइज एंड लो ग्रेविटी, गैसेस दैट कुड फॉर्म एन एटमॉस्फेयर एस्केप्स इनटू स्पेस। अब क्या हुआ, क्योंकि मरकरी छोटा है, उसकी स्पेस से टकराए, वहाँ पर एटमॉस्फेयर भी नहीं है, तो गैसेस वहाँ से एस्केप होती हैं। सो द लैक ऑफ एटमॉस्फेयर एंड द क्लोजनेस ऑफ दिस प्लैनेट टू द सन, क्योंकि ये फर्स्ट प्लैनेट है तो सन के सबसे क्लोज प्लैनेट है, and cause great extreme temperature. Mercury's surface temperature can reach 425 degrees Celsius during the day or 170 degrees Celsius at night, making the planet unfit for life. Mercury first planet है, सबसे close है sun के, इसलिए टेम्परेचर कहाँ तक जाता है, टेम्परेचर जाता है डे में 425 डिग्री सेल्सियस तक और नाइट में 170 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। और यहाँ पर लाइफ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारी अर्थ पर हार्डली 40, 42, 43 इतना टेम्परेचर रहता है, और वहाँ पर 170 तो मिनिमम है, जो कि रात को होता है। नेक्स्ट प्लैनेट इज वीनस, और उसको हिंदी में हम शुक्र कहते हैं। वीनस इज द सेकेंड क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन। पहले मरकरी, उसके बाद अरेंजमेंट भी पता होने चाहिए, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो मरकरी एंड देन वीनस। सो इट इज हार्ड टू सी बिकॉज इट सरफेस इज सराउंडेड बाय थिक क्लाउड्स। इसके चारों तरफ क्लाउड्स हैं। So the clouds trap the solar energy that reaches to the surface of Venus. The energy causes surface temperature to hover around 472 degrees Celsius, hot enough to bake a clay pot. अब क्या है, इस जो मरकरी है, सॉरी वीनस है, वीनस की सरफेस को क्या सराउंड करता है, क्लाउड सराउंड करते हैं। तो जो सन की एनर्जी है उसकी वजह से, क्योंकि सेकेंड क्लोजेस्ट प्लैनेट है और सन के, तो इसका टेम्परेचर कितना जाता है, 472 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी मरकरी से भी ज़्यादा टेम्परेचर हाई है कहाँ, वीनस पर, राइट। अगर आपसे पूछे कोई हॉटेस्ट प्लैनेट कौन सा है, तो हॉटेस्ट प्लैनेट इज वीनस, बट ये सेकेंड क्लोजेस्ट प्लैनेट है डिस्टेंस के अकॉर्डिंग अगर आप देखो, क्योंकि आइडियली क्या होता है, सन के पास जो सबसे पास है वो यानी मरकरी को होना चाहिए सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट, बट सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है वीनस, क्योंकि वीनस का टेम्परेचर, वीनस पे जो टेम्परेचर है वो 472 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा है। नेक्स्ट प्लैनेट इज पृथ्वी, और अर्थ ये थर्ड नंबर पे है सन से, तो इट इज द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन। यू डिड नॉट रियलाइज हाउ अनयूजुअल आवर होम प्लैनेट was until you saw other planets. Earth's surface temperature allow
water to exist at solid, liquid and gaseous state. Also, ozone in earth atmosphere works like a screen to limit the number of ultraviolet rays that reach the planet surface. हमारे अर्थ पर एटमॉस्फेयर है और इसी वजह से लाइफ पॉसिबल है. इसमें अर्थ एटमॉस्फेयर में ऊपर हाइट पर ओजोन लेयर है और ओजोन लेयर क्या करती है, जो सन की अल्ट्रावायलेट रेज है उसको अर्थ पर आने से रोकती हैं. अल्ट्रावायलेट रेज आर हार्मफुल रेज फ्रॉम द सन बिकॉज ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर लाइफ कैन थ्राइव ऑन द प्लैनेट. और यूवी रेज यानी अल्ट्रावायलेट रेज हार्मफुल रेज हैं. नाउ फोर्थ प्लैनेट इज मार्स और हिंदी में मंगल बोलते हैं. इट इज कॉल्ड मंगल इन हिंदी. और फोर्थ है और इसके बाद ये टेरेस्ट्रियल, लास्ट ऑफ टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स. टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स होते हैं जो रॉक्स से मिलकर बनते हैं. इसके बाद जो प्लैनेट्स हैं वो गैस और डस्ट से मिलकर बनते हैं. सो ये टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है, लास्ट टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है मार्स और ये फोर्थ प्लैनेट है. टोटल 8 प्लैनेट्स हैं. तो 4 प्लैनेट्स जो हैं वो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं और जो 4 हैं वो गैसेस से मिलकर बने हैं. ऑफ द सोलर सिस्टम विथ 2 नेचुरल सैटेलाइट्स. तो इसकी 2 नेचुरल सैटेलाइट्स हैं जिनका नाम है फोबोस एंड डिमोस. इट्स डायमीटर इज स्लाइटली मोर देन हाफ ऑफ द अर्थ्स डायमीटर. अर्थ के डायमीटर का हाफ डायमीटर है बट विद वेरी थिन एटमॉस्फेयर कंटेनिंग ट्रेसेस ऑफ गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन. सो ऑक्सीजन बहुत कम होती है, इसकी वजह से लाइफ पॉसिबल नहीं है मार्स पर. द प्लैनेट मार्स फ्रॉम फार अपीयर्स रेडिश इन कलर, इसलिए इसको रेड प्लैनेट भी बोलते हैं. इट इज़ विजिबल फ्रॉम द अर्थ फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर. पूरा साल ऑलमोस्ट हमें ये अर्थ से दिखता रहता है. बट द बेस्ट टाइम टू ऑब्जर्व इट इज़ व्हेन इट इज़ ऑपोजिट टू द सन विद रिस्पेक्ट ऑफ द अर्थ. सन के ऑपोजिट जब हो तब हम इसको देख सकते हैं. नाउ नेक्स्ट प्लैनेट विच इज़ जुपिटर और इसको हिंदी में बृहस्पति भी बोला जाता है. सो ये लार्जेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का और 5th नंबर पर है सन से. इसके अलावा द शॉर्टेस्ट डे इसका, क्योंकि ये बहुत स्पीड से रिवॉल्व करता है इसलिए इसका जो शॉर्टेस्ट डे होता है वो 10 घंटे से भी कम होता है. जैसे हमारे यहाँ दिन 24 आवर्स का होता है तो इसका जो दिन होता है वो सिर्फ 10 घंटे का होता है. वाई? बिकॉज इट इज़ रिवॉल्विंग एट वेरी फास्ट स्पीड विच मीन्स दिस इज अ जाइंट प्लैनेट इज स्पिनिंग फास्टर देन एनी अदर planet, right? Watch out for a huge red whirlpool near the middle of the planet. That's the great red spot. यहाँ इसमें एक great red spot है. A giant storm on Jupiter's surface. Jupiter looks like a miniature solar system. अपने आप में एक छोटा solar system है ये. 61 मून्स हैं. अर्थ का सिर्फ एक मून है. जुपिटर की 61 मून्स है. इसमें जैसे एक है गैनीमीड, इसका एक मून का नाम है गैनीमीड. इज लार्जर देन प्लैनेट मर्क्यूरी. तो इसकी एक सैटेलाइट है यानी कि 61 मून में से एक मून जिसका नाम है गैनीमीड वो इतना बड़ा है कि वो प्लैनेट जो कि मर्क्यूरी प्लैनेट है उससे भी बड़ा है. Right, so Ganymede along with 2 other moons, Europa and Callisto might have liquid water under their icy crust. So Ganymede उसका एक मून है. इसके अलावा यूरोपा है, कैलिस्टो है, तो ये भी उसके मून्स हैं और ये ऐसा लगता है कि पानी प्रेजेंट है वहाँ पर. Another of the Jupiter's moon, so Io has more active volcanoes than any other objects in the solar system. तो इसके जो नेक्स्ट इसका मून है विच इज़ आयो. 61 मून्स हैं जिसमें से कि 4 के नाम दिए हैं, गैनीमीड, यूरोपा, कैलिस्टो, आयो. जो आयो पर वॉल्केनोज भी प्रेजेंट हैं. नाउ सैटर्न विच इज़ नोन एज शनि और ये 6th प्लैनेट है सन से. और सैटर्न सेवरल ब्रॉड रिंग्स आर मेड. ये रिंग आपको दिखते हैं इसमें सैटर्न पर. अब हंड्रेड्स ऑफ स्मॉलर रिंग्स, बहुत सारे रिंग्स मिलते हैं, बहुत सारे रिंग्स इसके चारों तरफ होते हैं तो ये रिंग बनाते हैं. सो पीसेस ऑफ आइस एंड रॉक्स. और ये रिंग्स जो बनते हैं ये आइस से बनते हैं और रॉक्स से बनते हैं. सम ऑफ दीज पीसेस आर लाइक स्पैक्स ऑफ डस्ट, अदर आर मेनी मीटर्स अक्रॉस. सो सैटर्न इज ऑर्बिटेड बाय 31 moons. 31 moons है.
the largest of which is Titan. Titan has the atmosphere that resembles the atmosphere of the earth. जो सैटर्न का एक मून है जिसका नाम टाइटन है, तो टाइटन पे भी सेम एटमॉस्फेयर है जैसे अर्थ पे एटमॉस्फेयर है. ड्यूरिंग प्रिमिटिव टाइम, सो यू साइंटिस्ट hypothesize that Titan atmosphere might provide clues about how life formed on Earth. तो साइंटिस्ट उसको रिसर्च कर रहे हैं टाइटन के एटमॉस्फेयर को कि शायद कुछ क्लूज मिल जाएं कि अर्थ पे एटमॉस्फेयर कैसे फॉर्म हुआ. नेक्स्ट प्लैनेट इज यूरेनस. इसको इंदिरा और अरुण भी बोलते हैं. सो इट इज द 7th प्लैनेट फ्रॉम द सन. और इसको अगर आप देखोगे तो केयरफुल बिकॉज ऑफ द इंटरेस्टिंग वे ऑफ स्पिन अराउंड इट्स एक्सिस. The axis of most planet is tilted just a little, somewhat like the handle of a broom that is leaning against a wall. So कुछ planets होते हैं थोड़े से tilted है, बहुत सारा tilted नहीं होता. ऐसा लगता है जैसे एक broom आपने wall के साथ रखी हुई हो, उसको खड़ा किया होगा, right? So plane of its orbit like broomstick lying on the floor. जैसे कि थोड़ा सा बस tilted होते हैं. Uranus atmosphere is made mostly with hydrogen and smaller amounts of helium and methane. और मीथेन की वजह से इसका जो कलर होता है वो ब्लूइश ग्रीनिश कलर होता है और उसके रिंग्स होते हैं और इसके भी 21 मून्स होते हैं. यूरेनस के 21 मून्स हैं. यहाँ पर हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन ज़्यादा मिलती है. बिकॉज ऑफ द मीथेन इस प्लैनेट का कलर ब्लूइश ग्रीनिश होता है. ये भी टिल्टेड है, थोड़ा सा टिल्टेड है और ऐसा लगता है जैसे कि ब्रूम को वॉल के साथ आपने थोड़ा सा टिल्ट करके रख दिया हो. नेक्स्ट इज नेपच्यून और इसको वरुण बोला जाता है. सो ये 8th प्लैनेट है और एटमॉस्फेयर, इसके एटमॉस्फेयर में भी हाइड्रोजन, हीलियम एंड मीथेन है और मीथेन की वजह से ही ये ब्लू कलर का है, राइट. सो 1989 में वॉयगर 2 सेंड्स पिक्चर्स टू नेपच्यून शोइंग अ ग्रेट डार्क स्पॉट ऑन इट्स एटमॉस्फेयर. एक काले रंग का स्पॉट इसके एटमॉस्फेयर में दिखा था. द स्पॉट वॉज गॉन व्हेन ऑब्जर्वेशन वर मेड यूजिंग द हबल स्पेस टेलीस्कोप इन 1992 में. जब दोबारा से टेलीस्कोप से इसको देखा गया तो ये स्पॉट जो था वो डिसअपियर हो गया था. सो दिस इज द लास्ट ऑफ द बिग गैस प्लैनेट विद द रिंग अराउंड इट एंड इट हैज़ 11 मून्स. तो देखा कितने सारे मून्स प्रेजेंट हैं बाकी सब प्लैनेट्स के पास. नाउ एस्टेरॉइड्स, ये और सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं. एस्टेरॉइड्स आर पीसेस ऑफ रॉक मेड विद मिनरल, क्योंकि रॉक्स किससे बनती है, मिनरल से मिलकर बनती है. सो इसीलिए ये रॉक्स हैं, पीसेस ऑफ रॉक्स हैं एंड सिमिलर टू दोज फॉर्म्ड बाय द रॉकी प्लैनेट्स एंड मून्स. तो इनको हम एस्टेरॉइड्स कहते हैं और इनफैक्ट दीज एस्टेरॉइड्स माइट हैव बिकम अ planet if it were not for the giant planet Jupiter, right? So Jupiter के बीच में देखो एस्टेरॉइड बेल्ट, इट इज विजिबल टू यू. सो एस्टेरॉइड बेल्ट है कहाँ, मार्स और जुपिटर के बीच में, ठीक है. तो ये जुपिटर और मार्स के बीच में जो पूरी बेल्ट है, दिस इज एस्टेरॉइड्स बेल्ट. यहाँ पर बहुत सारे एस्टेरॉइड्स हैं, right? So Jupiter's huge gravitational force might have prevented a small planet from forming the area of asteroid belt. एक बेल्ट बन गई है. The asteroid also might be the remains for larger bodies that broke up in collision. तो ये ब्रेक हो गए हैं जो एस्टेरॉइड्स, उसका पूरा का पूरा एक बेल्ट आपको सोलर सिस्टम में दिख जाएगा. आप इसको गूगल भी कर सकते हो. यू कैन सी दिस बेल्ट. द एस्टेरॉइड बेल्ट सेपरेट्स द सोलर सिस्टम प्लैनेट्स इनटू 2 ग्रुप, इनर प्लैनेट्स और आउटर प्लैनेट्स. ये 2 ग्रुप में 8 प्लैनेट्स हैं. तो ये एस्टेरॉइड्स बेल्ट जो है ये बेसिकली प्लैनेट्स को, इन 8 प्लैनेट्स को 2 ग्रुप में डिवाइड कर देती है, इनर ग्रुप और आउटर ग्रुप. तो ये अंदर वाला इनर हो गया, ये बाहर वाला आउटर ग्रुप हुआ. नाउ कॉमेट्स.
कॉमेट्स क्या होते हैं? इट इज़ द लार्ज बॉडी ऑफ आइस एंड रॉक्स, आइस और रॉक से मिलकर बने हुए होते हैं, जो कि सन के चारों तरफ इलिप्टिकल ऑर्बिट में क्या करते हैं? मूव करते रहते हैं. और दीज ऑब्जेक्ट्स आर लाइक डर्टी स्नो बॉल्स दैट ऑफन आर बिटवीन 1 and 50 kilometers across. So comets might originate in a cloud of objects far beyond the orbit of Pluto, known as Oort cloud. जो प्लूटो के बाहर की तरफ एक आपको बहुत सारे कॉमेट्स दिखेंगे. सो दिस बेल्ट इज 50,000 AU फ्रॉम द सन. तो 50 मतलब आपने एक एस्टेरॉयड बेल्ट देखी. सिमिलरली प्लूटो जो कि 9th प्लैनेट है, बट उसको एज अ प्लैनेट नहीं कंसीडर किया जाता, उसके भी आगे आपको एक कॉमेट्स की बेल्ट दिखेगी, राइट. सो सम कॉमेट्स ऑल्सो ओरिजिनेट इन कुइपर बेल्ट विच लाइज जस्ट बियॉन्ड द ऑर्बिट ऑफ नेपच्यून. नेक्स्ट इज meteoroids, meteors and meteorites. क्या डिफरेंस है? Meteoroids are small, rocky, irregular heavenly bodies that revolve around the sun. And when meteoroids come very close to the Earth's atmosphere, they are pulled by the Earth's gravitational pull. While entering the Earth, they burn completely due to the friction caused by the Earth atmosphere and can be seen as streaks of light, right? टूटता हुआ तारा. तो क्या होता है? ये रॉक से बने हुए होते हैं, ये सन के चारों तरफ घूमते रहते हैं, और जब ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में क्या करते हैं? एंटर करते हैं, तो अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से ये नीचे की तरफ आते हैं और एटमॉस्फेयर की वजह से इसे टकराते हैं, और फ्रिक्शन की वजह से इनमें आग लग जाती है, राइट. और इसकी वजह से ऐसा लगता है जैसे टूटता हुआ तारा है. Such a meteoroid is called meteors or a shooting stars. इन्हीं को हम shooting stars भी बोलते हैं और meteor भी बोलते हैं. The unburned meteoroids that reach the Earth's surface are called meteorites. Unburned, जो बर्न नहीं होते हैं बट फिर भी अर्थ सरफेस तक पहुंच जाते हैं, उनको बोलते हैं meteoroids. During some nights we can see certain objects in the sky burning down through the atmosphere. They are meteors. And you can guess why meteors burn down while falling through the atmosphere? Because of the atmosphere friction. नाउ सैटेलाइट्स के एडवांटेजेस क्या क्या हैं? सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होती है, वेदर मॉनिटरिंग के लिए कि बारिश कब आ रही है और कहाँ पर तूफान आएगा, इस तरीके की चीज़ों को मेजर करने चेक करने के लिए, वेदर मॉनिटरिंग करने के लिए, रिमोट सेंसिंग के लिए और स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए सैटेलाइट का यूज़ होता है. सो दीज आर सम एडवांटेजेस. Now we have some new words to recall. Stars. Stars क्या है? ल्यूमिनस बॉडीज हैं. ल्यूमिनस बॉडी यानी कि जिनकी अपनी लाइट होती है. नेक्स्ट इज मून. मून क्या है? मून नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ है, दैट इज हेल्ड इन इट्स ऑर्बिट अराउंड द प्लैनेट बाय द प्लैनेट्स ग्रेविटेशनल पुल. प्लैनेट क्या है? नॉन ल्यूमिनस बॉडीज हैं दैट रिवॉल्व अराउंड द सन. प्लैनेट सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं और सैटेलाइट्स जो हैं वो प्लैनेट के चारों तरफ रिवॉल्व करती हैं. मीटियोर्स क्या हैं? द सेलेस्टियल बॉडीज दैट हैपन टू एंटर द अर्थ एटमॉस्फेयर. अर्थ के एटमॉस्फेयर में आ जाती हैं. और मीटियोरॉइड्स क्या हैं? मीटियोर्स दैट हैपन टू लैंड ऑन अर्थ सरफेस इन द फॉर्म ऑफ रॉक फॉर्मिंग क्रेटर्स. और क्या बनते हैं? क्रेटर्स बना देते हैं. जब ये क्या करते हैं? अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं, बट ये बर्न नहीं होते हैं, तो अनबर्न जो होते हैं वो अर्थ सरफेस से टकराते हैं और क्रेटर्स फॉर्म हो जाते हैं. नाउ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, द मैन मेड सैटेलाइट्स दैट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ. नाउ वी हैव सम पॉइंट्स. Mercury is extremely hot during the day and extremely cold at night. And Venus size and mass are similar to Earth. Venus का जो planet है उसका planet का size और उसका mass यानी उसका weight almost Earth के बराबर है. Temperature on Venus are between 450 Celsius to 475 degree Celsius. Earth is only planet that supports life.
Mars has polar ice caps, channels that might have been carved by water, and the largest volcano in the solar system, और उसका नाम है Olympus Mons volcano, right? So constellation is a small group of stars which appear in the form of closed group, और कोई एक shape हम उसको resemble करते हैं और इसको हम constellation कहते हैं. Asteroids are small planets like celestial body found revolving between the orbit of Mars and Jupiter. Mars और Jupiter के बीच में पूरी asteroids की एक belt है. So children, here are the solved exercises. First is choose the correct option. How many planets are there in our solar system? So there are 8 planets in our solar system. Next one is, which of these is not a moon of Jupiter? So correct answer is Phobos. Next is, the constellation Ursa Minor consists of 7 stars, or Ursa Major में भी 7 stars है. Which planet is closest to the Earth? And the planet name is Venus. Next is, the sun is a star. Next question is fill in the blank. First fill up is, the nearest planet to the sun is Mercury. The planet which appears reddish in colors, and this is Mars. Or third is, the celestial body that revolves around a planet is known as moon. Fourth is, shooting stars are the name given to the meteors. Next, asteroids are found between the orbit of Mars and Jupiter. On the 15th day after a full moon day, the moon is not visible at all, and we call this day as a new moon day. Next question is true and false statement. First statement is, satellites are heavenly bodies that revolve around the planet. This statement is true. The moon has its own light. False. The Chandrayaan-1 is India's first ever mission to explore the moon. Correct. The stars forming group that has recognizable shape, this is called comet. False. This is called constellation. And the last one, Mars is the planet known to support life, which is false, right? So we have completed the exercises as well. Reached to the end of the session. Hope you have understood well the concept of the solar system. We will meet in the next class. Till then, stay tuned for the next videos. Bye and take very good care of yourself.